बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, अभी तक 7 नवंबर है, दिन भी जुमातुल मुबारक का है और साल 2025 से देखते ही देखते नवंबर को पहुंच चुका है और नए साल की आमद है। तो इस वीडियो लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, तो नाज़रीन ख़बरें 5 नहीं हैं। मैंने अपने थंबनेल पर तो सिर्फ 5 ख़बरों का इंट्रोडक्शन दिया है, उनकी हेडलाइन, उनकी सुर्खियां आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन दरअसल इस प्रोग्राम में 5 से ज़्यादा पिछले चंद घंटों में जो हैपनिंग्स हुई हैं, उन हैपनिंग्स की, उन डेवलपमेंट्स की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो किसी खबर के इंट्रो के बगैर हम बराह रास्त अपनी ख़बरों की डिटेल से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक दरख्वास्त आपसे करनी है कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे पाक अफ़गान मुज़ाकरात की, और पाक अफ़गान से मुतल्लिक एक ख़बर सोशल मीडिया पर भी कल वायरल हुई थी। उस खबर का भी हल्का सा हम जिक्र करेंगे। तो मुज़ाकरात की अगर हम बात करें तो कल जो मुज़ाकरात के तीसरे दौर का तुर्की के शहर इस्तांबुल में जो आगाज़ हुआ था, तो पहला दिन तो बिला नतीजा गुजर गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन किसी नुक्ते पर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय पर नहीं पहुंच पाए थे। आज भी ये मुज़ाकरात की जो बैठक है वो जारी है और पाकिस्तान ने जो भी शवाहिद हैं दरअंदाजी के, बॉर्डर के उस पार से दहशतगर्दी के, वो अफ़गान डेलीगेशन के सामने रखे हैं। लेकिन इन मुज़ाकरात के तीसरे दौर का जो प्रोसेस चल रहा है, उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे नाज़रीन खबर वायरल हुई, जिसमें इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में जो जिन्ना सुपर मार्केट है, वहाँ पर नाज़रीन अफ़गानी भाइयों का एक रेस्टोरेंट है, काबुल रेस्टोरेंट के नाम से। खबर ये वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि काबुल रेस्टोरेंट वालों ने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जो है अपने कस्टमर से पैसे लेने से इनकार कर दिया, और ये कहते हुए कि अगर हम कार्ड से पेमेंट लेंगे तो कार्ड से टैक्स डिडक्ट होगा और टैक्स जाएगा हुकूमत पाकिस्तान को। और अब काबुल रेस्टोरेंट के करता धरता जो लोग थे, उनका यह कहना था कि हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स नहीं देना चाहते। अब नाज़रीन, आप हकारत का अंदाज़ा कर लें कि टैक्स तो काबुल रेस्टोरेंट वालों ने नहीं देना। जो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, वो दरअसल टैक्स की अदायगी कर रहा है। और जो एक सिस्टम FBR की तरफ से बनाया गया है, जो मैकेनिज्म जो है वो तश्कील दिया गया है, उसमें जो दुकानदार हैं उन्होंने कस्टमर से सेल टैक्स लेके जो है वो FBR को अदा करना है। अब आप, जैसे मैंने कहा कि हकारत का आप अंदाज़ा करें कि आप कमा भी पाकिस्तान से रहे हैं, आप नोट भी पाकिस्तान से, होटल बना के कैपिटल सिटी में, पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार में आप जो है अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं, लेकिन आपके अंदर नफ़रत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी है कि आप कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं लेना, आप हमें कैश में पेमेंट कर दें ताकि हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आवाम की फलाह बहबूद के लिए पैसे नहीं जाएं, टैक्स की रकम नहीं जाए। बे इतना अगर आपको पाकिस्तान से नफ़रत है, आपको, आपके दिलों में, आपकी आंखों में पाकिस्तान के लिए हकारत है, तो फिर आप पाकिस्तान में कारोबार भी ना करें। आप ना करें इस्लामाबाद में कारोबार, बंद करें अपना काबुल का रेस्टोरेंट और वापस अफ़गानिस्तान में चले जाएं। अब इस पोस्ट के सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद चेयरमैन CDA ने इस पे एक्शन लिया है और काबुल रेस्टोरेंट को जब सील कर दिया गया है। अगली खबर नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मुकदमा 10 नवंबर को समाअत के लिए लगना था, अब उस पर बातें तो पहले भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे चल रही थी। आज बाज़ाब्ता तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसने केस की डीलिस्टिंग की कॉज लिस्ट जारी कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि 10 नवंबर को जो सुपर टैक्स केस की समाअत होना थी, 10 नवंबर को जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों पर अदालत लगना थी, जजेस की अदम दस्तयाबी के बायस ये केस जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया है। अब नाज़रीन, सोशल मीडिया पे इस पर खूब प्रोपोगंडा होना है और किया भी जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि चूंकि 27वीं आईनी तरमीम की आमद है, तो 27वीं आईनी तरमीम को देखते हुए ये केस डीलिस्ट किया गया है। तो जो लोग भी ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा चैलेंज है, मैं उनको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं
कि इस नोटिस में, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के नोटिस में यह कहा गया है कि जजेस की दस्तयाबी ना होने पे या अदम दस्तयाबी पे जजेस की यह केस डिलिस्ट किया गया है। तो आप जजेस निकाल के दिखा दें कि कौन से जजेस जो हैं वो दस्तयाब हैं, जो 8 रुकनी आईनी बेंच बना हुआ है, और उन जजेस की दस्तयाबी के बावजूद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया है। तो इसको साबित कर दें तो उनका प्रोपोगंडा मैं दुरुस्त मान लूँगा, उनकी खबर में जो मैं जिसको प्रोपोगंडा कह रहा हूँ उनकी खबर को मैं दुरुस्त मान लूँगा। लेकिन महज ऐसे हवा में प्रोपोगंडा करना तो वो फिर ऐसे ही है कि आप सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपने बयानियों को आगे बेचने के लिए या अपनी बात को तक़वियत देने के लिए आप इस किस्म की फुलझड़ियाँ जो है वो छोड़ देते हैं। अगली खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब का हुक्म पार्टी की क़यादत ने, तहरीक इंसाफ ने हवा में उड़ा दिया। तो नाज़रीन, अगस्त के पहले हफ्ते का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये मैसेज सोशल मीडिया पे उनके एक्स अकाउंट पे मौजूद है कि 9 मई के केसेस में जो पीटीआई के लोग नाअहल हुए हैं उनकी खाली सीटों पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि ये सीटें जो नाअहल होने वाले हैं ये उनका हक है। अगर इन सीटों पर हमने इलेक्शन लड़ा, हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए, तो फिर जो फैसले हुए हैं 9 मई के, जिसमें हमारे पार्टी के लोग डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, तो ये इस सारे सिस्टम को, उस डिस्क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करने के मुतरादिफ होगा। अब सोशल मीडिया पे पीटीआई के अपने जंगजू जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ज़रताज गुल साहबा और उमर अयूब साहब, उन पे ये सवालात उठा रहे हैं कि जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का हुक्म दिया था, इन हलकों पे जो मतलब पीटीआई के लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं और ये हल्के खाली हुए हैं या सीटें वेकेंट हुई हैं, तो फिर यहाँ पर ज़रताज गुल साहबा और उमर अयूब साहब ने अपने रिश्तेदारों को उम्मीदवार के तौर पे क्यों जो है वो खड़ा कर दिया है। अब नाज़रीन, ये पीटीआई के अपने जंगजू अपनी पार्टी के ऊपर जो है सवालात उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी क़यादत ने दरअसल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक बारीक नुक्ता भी है। अगर इमरान खान साहब का सोशल मीडिया का जो अगस्त के पहले हफ्ते में पैगाम मौजूद है उसमें इस बात की गुंजाइश है, जहाँ खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सीटें उन्हीं पार्टी के लोगों का राइट है जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो फिर उमर अयूब साहब की अहलिया अगर इलेक्शन लड़ रही हैं तो उनको फिर इलेक्शन लड़ने का हक है। सीट तो फिर उमर अयूब साहब के घर में रहेगी। इसी तरीके से ज़रताज गुल साहबा ने अगर अपने खामंद को या अपने किसी रिश्तेदार को अपनी वेकेंट सीट पे खड़ा कर दिया है तो सीट तो उनके घर में रहेगी अगर वो जीत जाते हैं। लेकिन खान साहब ने यह फैसला इसलिए नहीं किया था। खान साहब का यह फैसला, ज़िमनी इलेक्शन के बाइकाट को जो फैसला था, उसके पीछे मेरी राय के मुताबिक, आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, वजह यह हो सकती है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमारी पार्टी हार ना जाए, हमारे कैंडिडेट जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनकी जगह पे जो मुतबादल कैंडिडेट आएंगे वो अगर इलेक्शन हार गए तो हमारा जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के खिलाफ जो धांधली का, जो रिगिंग का जो बयानिया है, वो बयानिया मुतासर होगा। शायद इमरान खान साहब ने इस वजह से पार्टी उम्मीदवारों को खड़ा ना करने का कहा था। लेकिन मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि खान साहब ये बाइकआउट तो कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के कई पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवार होंगे, जो रहनुमा होंगे मुकामी तौर पे, वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे अपना जो नॉमिनेशन पेपर है उसको फाइल करेंगे और इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब को लेने के देने पड़ गए हैं। कल अडयाला जेल के बाहर जो ट्राइबल एरिया के मसाजिद और अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक जो बयान दिया गया, आज नाज़रीन उस बयान की, उस शोला बयानी की मज़म्मत की गई है कुछ अहम हलकों और कुछ अहम रहनुमाओं की तरफ से। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने सोहेल अफरीदी साहब के इस बयान की मज़म्मत की है और नकवी साहब के साथ साथ जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं ताहिर शरफ़ी साहब, उन्होंने भी इस बयान की मज़म्मत की है। ताहिर शरफ़ी साहब ये कहते हैं कि जो फ़ौज है वो मदारस और मसाजिद की मुहाफ़िज़ है और जो बयान सोहेल अफरीदी साहब ने दिया है वो काबिल अफसोस भी है, गुमराह कुन भी है। ऐसे बयान की हम मज़म्मत करते हैं और इस किस्म की जो बयानात हैं मुल्क की जो तशख़्ख़ुस है उसको ख़राब करने के मुतरादिफ़ है। चलें, आप इनको सियासी लोग कह लें। शरफ़ी साहब हर हुकूमत में शामिल होते हैं, हर वज़ीर आज़म के मुशीर होते हैं। नकवी साहब मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साफ़ियों की बड़ी तंजीम ने भी जनाब सोहेल अफरीदी साहब के इस बयान की मज़म्मत कर दी है कि यह अफसोसनाक बयान जो है
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने दिया है ट्राइबल एरिया की मसाजिद और अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक, और इसमें कहा गया है कि यह शोधा की और अफवाज पाकिस्तान की तौहीन की गई है। तो सुहेल अफरीदी साहब शोला बयान तो हैं, या शोला बयानी तो आजकल कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शोला बयानी के साथ साथ जो फ़हमो फरासत है, जो अक्ल समझ बूझ है, जो अफ़ाम तफ़हीम है, मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी साहब को उसका दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं अदालती ख़बरों पे। 27वीं आईनी तरमीम की बात भी करेंगे, 26वीं आईनी तरमीम की तो हम बात पहले कर चुके हैं, लेकिन कुछ और भी डिस्कस कर लेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। पहले तो नाज़रीन जो सबसे पहले मैंने नाम लिया था कि आईनी अदालत जो है वो शरई अदालत में बनाई जा सकती है। 4 से 5 दिन पहले मैंने अपने वीडियो लॉग में ये बात आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर दी थी कि आईनी अदालत जब अमल में आएगी या उसका क़याम पार्लियामेंट के ज़रिए अमल में लाया जाएगा तो कहाँ पे ये अदालत जो है वो बनाई जाएगी, या कहाँ पे ये अदालत जो है अपना काम करेगी, अपनी अदालत लगाएगी। तो मैंने कहा था वफाकी शरई अदालत में स्पेस है, वहाँ पे बन सकती है। तो वफाकी शरई अदालत को, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की कि एक बड़ी ताकतवर शख्सियत ने, एक अहम शख्सियत ने वफाकी शरई अदालत का जो है वो विज़िट किया है, और शरई अदालत के स्टाफ से कह दिया गया है कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो अब डेवलपमेंट ये हुई है पिछले चंद घंटों में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर को जो है वो खाली करवाया जा रहा है। 3rd फ्लोर पर कहा जा रहा है कि वफाकी शरई अदालत के जजेस बैठेंगे, स्टाफ होगा, वहाँ पे उनकी अदालत लगेगी, और जो शरई अदालत है उसे सुप्रीम आईनी अदालत का नाम दिया जाएगा, और आईनी अदालत जो है अब वफाकी शरई अदालत की इमारत में लगा करेगी। अदालत वहाँ पर बैठेगी, वहाँ पर आईनी मुकदमात की समाअत करेगी। अब नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम जिसके ज़रिए आईनी अदालत की तख्लीक होनी है, आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दी जानी है पार्लियामेंट की तरफ से। अब इस तरमीम को बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं जिन्होंने चैलेंज कर दिया है कराची रजिस्ट्री में। अब इस दरख्वास्त में जो कि आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है, इसमें यह कहा गया है कि फौरी तौर पर जो 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी है, जो मसवदा है, जो गुफ्तगू हो रही है, जो बातचीत हो रही है, जो मुशावरत की जा रही है, इन तमाम चीज़ों को रोक दिया जाए। दरख्वास्त में बैरिस्टर अली ताहिर साहब ये कहते हैं कि अगर 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो फिर इस तरमीम को कलअदम करार देना अदलिया के लिए मुमकिन ना होगा। अब ये तो इस्तदा उन्होंने की है, लेकिन दरख्वास्त का मतलब उसका मतन क्या है? दरख्वास्त के मतन में नाज़िल कहा गया है कि ये तरमीम जो है 27वीं ये गैर आइनी तरमीम है, और इसमें अदलिया का जुडिशल रिव्यू का जो अख्तियार है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अदलिया के मतवाज़ी यानी सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी आइनी अदालत नहीं बन सकती, और ये अगर आइनी अदालत बन गई तो सुप्रीम कोर्ट एपलेट फोरम बन जाएगा। अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब नाज़रीन हकीकत ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से पहले आइनी बेंच बना, अब आइनी बेंच से आप आइनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये बाइफर्केशन है, ये कैटेगराइजेशन हो रही है। जैसे निचली अदालतों में नैब की अलग अदालतें हैं, FIA की अलग अदालतें हैं, एंटी करप्शन की अलग अदालतें हैं, और वुमेन से मुतल्लिक जो केसेस हैं, मियाँ बीवी से मुतल्लिक, बच्चों की कस्टडी से मुतल्लिक, उनकी अलग स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो अगर नीचे ये अदालतें मतलब कैटेगराइजेशन इनकी हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए, और जो खतूत का सिलसिला शुरू हो जाता है फिर भी ऐसे नहीं वैसे नहीं, हम क्या गैर आइनी हमारा बेंच है, अगर वो आइनी बेंच है तो हम यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं, गैर आइनी काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी था कि फिर आप आइनी अदालत ही बना दें। वैसे 26वीं आइनी तरमीम में कंसेप्ट भी आइनी अदालत का ही था। ये तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब ने मिलकर इसको आइनी बेंच बनवाया था, लेकिन वो खिचड़ी एक बन गई थी। अब ये अलग इदारा बन जाएगा जो कि आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक इंटरप्रटेशन के केसेस जो रेफरेंस वफाकी हुकूमत के होंगे, या ऐसे जो भी मामला जो कि लीगल या किसी कानून के वायरीज या रूल्स की वायरीज से मुतल्लिक होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह से मुतल्लिक होंगे, वो अब आइनी बेंच आइनी अदालत में सुने जाएंगे। अच्छा, जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि अदलिया की आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, अदलिया के अख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे, नाज़रीन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जजेस के अख्तियारात, अदलिया के अख्तियारात हमेशा, कोई जितनी मर्ज़ी आप तरमीम कर लें, वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। यानी मेरी राय ये है
कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, कहने वाले तो ये कहते हैं कि जो बेंच बना है, आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, वो इन तरमीम को कैसे कलअदम करार दे सकता है। नाज़रीन, ऐसा कर सकता है, उसके पास मुकम्मल ऐसा अख्तियार मौजूद है। अगर आईनी बेंच, अब तो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, हम वैसे बात कर रहे हैं, अगर 26वीं आईनी तरमीम में बेंच इस नतीजे पे पहुंचता है, आईनी बेंच, कि ये तरमीम जुडिशल रिव्यू में जो है आइन के बुनियादी हकूक से, आइन के दीगर आर्टिकल से मुतसादम करार पाती है, तो ये कलअदम की जा सकती थी। अब तो 27वीं आईनी तरमीम का दौरा है, इसलिए मैंने थी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चले हम 27वीं आईनी तरमीम पे आ जाते हैं कि ये अगर पार्लियामेंट से नाज़रीन मंजूर हो जाती है, इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि पार्लियामेंट से मंजूर हो जाती है, जितनी मर्जी इसमें सख्ती आप करते हैं, जितनी मर्जी आप कंडीशन डाल दें, लेकिन जब आईनी अदालत बनेगी, जजेस वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, तो दुनिया का कोई कानून भी अदलिया को और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे हो, चाहे आईनी बेंच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की बाइफर्केशन हो रही है, अगर ये बाइफर्केशन ना होती तब भी 27वीं आईनी तरमीम आ जाती, तो सुप्रीम कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम का जायज़ा ले सकते थे। अब अगर आईनी अदालत बनती है, तो वो आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत का जायज़ा ले सकती है, उसको कलअदम भी करार दे सकती है। ये कहना कि 27वीं आईनी तरमीम से बनी जो आईनी अदालत है वो जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकती, किसने कहा है, किस कानून में लिखा है, या आईनी पाकिस्तान में लिखा होगा तब भी आप दिखा दीजिएगा। जुडिशल रिव्यू का अख्तियार कभी मुतलका अदालत से वापस नहीं लिया गया है, और ये हमने माजी में देखा है कि वो अदालतें जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, बाद में जो पीसीओ का हल्फ लेने वाला था, जो पीसीओ बनाने वाला था, उस डिक्टेटर के खिलाफ भी अदालतों ने फैसले दिए। पहले शायद चुप करके बैठे रहे, जो भी था, लेकिन जब मतलब पहली हवाओं से, हवाएं पहले वाली चलना, हिद्दत वाली हवाएं ख़त्म हुई, तो वही जजेस जो पीसीओ के तहत आए थे, उसने डिक्टेटर के खिलाफ फैसले दिए। इसके साथ साथ नाजरीन, जहां जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि अगली मरतबा अगर मुलाकात हुई, अगर हम बेंच में बैठे तो आपका मुकदमा सुनेंगे, इसी नोयत के रिमार्क्स आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी अदालत में दिए हैं। किसी मुकदमे की समाअत कर रहे थे, जो वकील था, जो साइल था, उसने लंबी तारीख मांगी, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नवंबर की तारीख ले लें, दिसंबर में क्या पता हम यहाँ पे मौजूद हों या मौजूद ना हों। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी शायद 27वीं आईनी तरमीम की जो हिद्दत है उससे खदशा नज़र आ रहा है कि शायद जजेस के ट्रांसफ़र का अगर ऑप्शन इसमें डाल दिया गया तो शायद जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को दूसरी हाई कोर्ट्स में। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।